गजक की खुशबू, मूंगफली की बहार, सर्दी आने को है, कंबल स्वेटर रखो तैयार। सर्दी आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है। गर्मी से छुटकारा मिलता है, हल्की ठंड हवा, मखमली धूप, खुशनुमा मौसम। लेकिन विंटर्स सबको इस तरह से खुशी देता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, खासतौर से उम्र दराज लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने, क्योंकि सर्दी में तापमान गिरने लगता है और ऐसे में शरीर के प्रमुख अंगों को यानी कि मेन पार्ट्स को गर्म रखने के लिए उन पर सारी एनर्जी खर्च करता है, जिससे बॉडी के बाकी हिस्सों में गर्माहट कम होने लगती है और साथ ही साथ शुरू हो जाती है जॉइंट्स पेन की परेशानी। दरअसल गिरते टेम्परेचर में ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं, जोड़ों तक खून पहुंचने में दिक्कत होती है, सप्लाई कम हो जाती है। नतीजा ये कि दर्द और अकड़न से घुटने जाम होने लगते हैं। ऊपर से जिनको आर्थराइटिस है उनके लिए तो उठना बैठना चलना फिरना किसी सजा से कम नहीं होता। और देश में ऐसे लाख 2 लाख नहीं बल्कि 22 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, सोचिए। और जिनको ये लगता है कि घुटनों का दर्द सिर्फ बुजुर्गों को सताता है, परेशान करता है, उनकी जानकारी के लिए जरूर बता देता हूं कि 15 करोड़ से ज्यादा घुटने के मरीजों में 20 से 22 साल के नौजवानों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। वैसे गठिया आने वाली सर्दी ही नहीं बल्कि हर मौसम में खतरनाक है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है? बॉडी में ब्रेन कहां टॉप फ्लोर पर और घुटना नीचे है। तो नीचे के माले पर होने के बावजूद इस कनेक्शन को जानने के लिए पहले यह समझिए कि गठिया आखिर होता कैसे है। आर्थराइटिस की मेन वजह है हाई यूरिक एसिड। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होकर के उनमें स्वेलिंग पैदा करता है, उनको सूजन वहां पर बढ़ाता है और उसकी वजह से फिर दर्द होता है। और ये क्रिस्टल्स दिल और दिमाग तक जाने वाली ब्लड वेसल में फंस जाएं तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के नौबत तक पहुंच जाती है। ये खतरा भी बना रहता है। इसलिए आर्थराइटिस के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी नहीं रहना बल्कि गठिया को हराना है, खत्म करना है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताएंगे हमें स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। हालांकि सर्दियों का आपके लिए कोई मतलब नहीं अभिनंदन है आपको भी और ज्योत्सना जी आपको भी। और गठिया हराएंगे देखो छोटे छोटे अभ्यासों से, ऐसे 10-20 बार से लेके 25-50, 100 बार करा देते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं गठिया में हाथ पैर। पहले ये गठिया, ये आर्थराइटिस, ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और अटैक्सिया। अभी मैंने एक बच्चे को देखा, 8-10 साल का एक बच्चा, बोले स्वामी जी सर्वाइकल अटैक्सिया। मैंने देखा उस बच्चे के हाथ ऐसे ऐसे हिले। अब रोगों ने उम्र का भेद खत्म कर दिया है। और आपने ठीक कहा कि छोटे बच्चों में, जवानों में, बुजुर्गों में तो गठिया होता ही था। लेकिन अब ये आपने जो 20 करोड़ भी संख्या बताई, मैं तो कहता हूं ये कम है। हर आदमी को कभी ना कभी शरीर में कोई ना कोई दर्द होता है। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की समस्या है या होने वाली है, और पूरी दुनिया के 850 करोड़ लोगों की समस्या, और इसका समाधान है ये। सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू करें, 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे। स्वामी जी बिल्कुल मुमकिन है कि जो डेटा हमने बताया है के साथ जब उससे कहीं ज्यादा मरीज हों, लेकिन ये रिपोर्टेड केसेस हैं। जो स्टडीज कहती है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन ये ठीक है कि बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो रिपोर्ट नहीं हुई होंगी। लेकिन स्वामी जी देश में 22 करोड़ से ज्यादा जो है आर्थराइटिस के, तो 15 करोड़ से ज्यादा घुटने के मरीज हैं। ये रिपोर्टेड केसेस है। इसके अलावा जो अनरिपोर्टेड उनको छोड़ दीजिए। तो स्वामी जी लोगों के घुटने आखिर जवाब क्यों दे रहे हैं? अगर घुटने जवाब देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे, और जो दुनिया जीतने की मुहिम हमने चला रखी है वो कैसे कामयाब होगी? तो देखो, एक रिपोर्टेड केसेस और एक बीमारी, गठिया अलग बीमारी गिनते हैं। आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को अलग गिनते हैं, सर्वाइकल स्पोलाइटिस को अलग गिनते हैं, एलर्जिक स्पोलाइटिस को, एएनए, एवीएन, HLP27 को अलग गिनते हैं। और फिर ये गठिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बोलते हैं ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका पता ही नहीं लग रहा। ये तो अब जैसे यूरिक एसिड, आर इफेक्टिव, CRP, ANA, ABN, ये तो कुछ टेस्ट हो गए। कई बार टेस्ट सारे नॉर्मल और आदमी जकड़ा पड़ा है, कोई इसको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, इसको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, कुछ सिंड्रोम हो गया, जो समझ में ना आए उसको ऑटोइम्यून डिजीज। लेकिन जो भी कहे, आपने ठीक कहा कि इस गठिया का असर हार्ट पर भी होता है और सोराइटिक आर्थराइटिस भी होता है।
सोराइसिस से भी अर्थराइटिस हो जाता है, अर्थराइटिस के बाद भी बहुतों को सोराइसिस हो जाता है, अर्थराइटिस के कारण से हार्ट डिजीज भी होती है, और इस वात का असर तो मस्तिष्क तक आता है, इसलिए वात रोगों में पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया भी सम्मिलित है। तो ये मैंने कहा ना, एक एक रोग का विस्तार इतना ज्यादा है, ये जो डेटा हम जो बता रहे हैं, ये तो एक रोग विशेष के बारे में, कुछ रोगों पर जो कुछ सर्वे होते हैं उनका ये संकलन मात्र होता है, लेकिन ये सच है कि वात, पित्त, कफ, इन त्रिदोषों में तो पूरे संसार के रोग आ जाते हैं। वात रोगों में सारे दर्द आ गए, कफ रोगों में सारा अंदर का इन्फ्लेमेशन तो वात में भी होता है, और जितने भी आदमी के शरीर में गर्मी बढ़ती है, बीपी हाई होने से लेकर के, स्किन डिजीज से लेकर के, मन की बेचैनी से लेकर के, मन की अशांति से लेकर के, सब कुछ तो इसी में आ जाता है। तो वात रोग का विस्तार सबसे बड़ा है, और उसके लिए हमने ये सूक्ष्म व्यायाम शुरू किए, यहां से शुरू करके, और फिर ताड़ासन, और फिर अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे, और घुटने के लिए आज हम 4-5 विशेष अभ्यास शुरू करके फिर एक एक अंग प्रत्यंग में जहां तक गठिया का विस्तार है, अर्थराइटिस का विस्तार है, उसको आज निर्मूल करेंगे। एलोपैथी में कहते हैं पेन मैनेजमेंट कर, पेन किलर खा लो, ज्यादा बढ़ गया तो फिर स्टीरॉइड ले लो, और ज्यादा बढ़ गया तो बायोलॉजिकल ले लो, इसमें कमाई बहुत होती है। कमाई पूरी, भलाई जीरो। उपचार के नाम पर जो है वो व्यापार, कारोबार तो लाखों करोड़ का है, पेन किलर का, स्टीरॉइड का और बायोलॉजिकल्स का, लेकिन एलोपैथी के किसी भी ट्रीटमेंट से गठिया ठीक नहीं होती, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। हम अर्थराइटिस को आज क्योर करेंगे रेडीमेड चीजें, मात्र घरेलू चीजों से। अब देखो, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, आहार श्रृंगार, सहजना तो सहज रूप से पूरे देश में उपलब्ध है, कोई भी खा सकता है, गठिया को मिटा सकता है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहां से शुरू करके एक एक अंग प्रत्यंग को खोल रहे हैं, कटचक्रासन, और पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, और जो पहले से ही सूर्य नमस्कार करते रहेंगे, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन। आज मेरे साथ मेरे भाई और पूजा जी कर रही हैं, इन्होंने 97 से 47 अपना वेट कर लिया है। ये तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है। मेरे दाईं तरफ हमारे भाई संजय डांगी जी हैं, अल्पना जी हैं। अल्पना जी ने अल्पकल करके ही भूमा को पा लिया है। ऐसे स्वल्पम स्वल्पम बोलते हैं ना साउथ में भी, ऐसे आराम आराम से ये 12 अभ्यास करने। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणास्त्र संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्वस्तासन, अब प्रणामासन। ऐसे कोई ये सूर्य नमस्कार करते रहेंगे तो जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर देखो ये कर ले हल्का हल्का। अब ये घुटने के लिए आप अच्छा स्वामी जी, घुटने से शुरू कर देते हैं। जिस सर्दी के डर से हमने कार्यक्रम को शुरू किया, मतलब जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको आर्थराइटिस के अलग अलग प्रकार की परेशानी है, वो सब सर्दी के मौसम से बहुत डरते हैं। लेकिन आपके लिए तो खैर सर्दी और गर्मी का कोई मौसम का फर्क पड़ता नहीं है, सारे मौसम आपके लिए एक जैसे हो चुके हैं। आपने खुद को योग के मामले में उस मकाम पर पहुंचा लिया है। लेकिन स्वामी जी, मौसम जैसे ठंडा होगा, जोड़ों में सूजन, अकड़न, दर्द की परेशानी बढ़ेगी। सर्दियों में जोड़ ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं? पहली चीज़ तो एक ये भी समझाइए, सर्दियों से जोड़ों के दर्द का कनेक्शन क्या है, और फिर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिनको जोड़ों के दर्द की दिक्कत है। तो पहले तो घुटनों के लिए बताया खड़े होकर के, फिर देखो बैठ करके ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे तो सभी कर सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पैरों को आगे पीछे ऐसे ऐसे, घुटनों को ऐसे खींच सकते हैं, ढीला छोड़ सकते हैं, फिर ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं ये, और कुर्सी पर बैठ के पैरों को हिला सकते हैं, उल्टे लेट करके ऐसे कर सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में दर्द इसलिए बढ़ता है कि ब्लड सर्कुलेशन सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है। तो अब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या करें?
ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले लिया करें। अच्छा, एक बात खास, हल्दी में, शिलाजीत में, गूगल में, जो हम योगराज गूगल, महायोगा गूगल, त्रयोदशांग गूगल, कैशोर गूगल, लाक्षादि गूगल, हड्डियां भुरभुरी हो जाती है अंदर से, तो उसमें अंदर से जैसे दीमक खा जाते हैं ना लकड़ी को, ऐसे हालत हो जाती है हड्डियों की। तो दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें थोड़ा, और उसमें लाक्षादि गूगल खा ले। तो गूगल में, ये सब लोग नोट कर लें, गूगल में, शिलाजीत में, हल्दी में, लहसुन में नेचुरल स्टीरॉइड होता है। ये नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल स्टीरॉइड है, नेचुरल बायोलॉजिकल है। अब दूसरे तो कोई बताएंगे नहीं, फार्मा कंपनी वालों को तो पैसा कमाना है ना, करीब 200 लाख करोड़ का उनका कारोबार है। अब हम चलो उपकार की बात कर लेते हैं, कारोबार वाला अपना जाने, और जिनको भाई लूटना पिटना हो तो लूटा ही पीट रहे हैं। कुछ को हमने बचा लिया जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये पेन किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल के बारे में एक बड़ा खुलासा, ब्रेकिंग दे दिया है हमने सुबह सुबह इंडिया टीवी पर, कि जिनको नेचुरल पेन किलर, नेचुरल पेन हीलर, नॉट ओनली पेन किलर, पेन हीलर, वी आर हीलिंग द डिजीज। नेचुरल पेन किलर, नेचुरल पेन हीलर है हल्दी, शिलाजीत, गूगल, और ये जितनी भी हम चीजें बता रहे हैं ना, तो ये आपको अंदर से फिर हील करती है। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स को बैलेंस करती है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को अच्छा करती है। तो घुटने के लिए तो बता दिया, तो साथ में एक और जो बातें स्वामी जी आप बता रहे हैं ये गूगल पे भी ज्यादा मिलेंगी नहीं, इसलिए गूगल के चक्कर में ना पड़े, आप वाला गूगल जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है ना? गूगल पेन किलर, पेन हीलर वो नहीं है, वो गूगल से तो पेन लोगों का बढ़ता रहता है, उसमें तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमने आर्थराइटिस पे पेन और तो कई तरह का पेन बढ़ जाता है। जी जी स्वामी जी, देखिए हमने आर्थराइटिस पे बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो खास तौर से घुटनों पर है। घुटने अगर किसी के खराब हो गए तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है एक तरीके से, उसका चलना फिरना अगर दूभर है तो फिर बड़ी मुश्किल है। और आजकल तो युवाओं में ये बात देखने को मिल रही कि वो घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है, यंगस्टर्स जॉइंट्स की परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल मेरे भाई हुसैन, ये घुटनों में परेशानी क्या है, घुटने के, अब इसको थोड़ा अलग अलग, इसको अंदर तक जाओ, देखो ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे तो आपको बस एक जैसी चीजें दिखती हैं सरफेस पर। इसलिए कभी भी नहीं रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, डीपली एनालिसिस करना चाहिए किसी भी चीज का। जो ऊपर ऊपर से जीते हैं, रोगी दुखी दरिद्र होकर के जीते हैं, जो डीपली चीजों का एनालिसिस करते, गहरे उतरते, तो कहते गहराई में, समुद्र में ऊपर ऊपर से देखो तो पानी, और अंदर जाकर के उतरो तो उसमें मोती ही नहीं, सारे मिनरल्स, और अब तो सारा तेल अब समुद्र में से निकल रहा है, 90% तेल अब, बाकी तो सारे ऐसे ही हो रखा है मामला। तो डीप जाओ, गहरे जाओ, तो इसमें क्या है, दो चीजें तो सबको दिखती, एक तो हड्डी है, और अब जैसे ये ऊपर की कपाली होगी इसकी, ये नीचे का जॉइंट होगा, ये ऊपर का जॉइंट होगा, तो बीच में जो जोड़ने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। पहले कार्टिलेज घिस जाते हैं, कार्टिलेज बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन से, और फिर ये जो हड्डी है ये बनी होती है कैल्शियम से, फास्फोरस से। तो ये दोनों चीजें गड़बड़ हो गई। कार्टिलेज इसलिए कम होगी कि लोग हेल्दी प्रोटीन नहीं खा रहे, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, और पता नहीं क्या क्या इधर उधर का प्रोटीन पाउडर, ये सब खा खा करके किडनियां और लिवर और खराब हो रहे हो, हजम और नहीं हो रहा, ऊपर से खाना पैखाने में निकले जा रहा है और शरीर में तबाही मचाए जा रहा है। तो एक तो जो हेल्दी प्रोटीन है या जो नेचुरल प्रोटीन है वो लोगों का कम हो गया, कार्टिलेज घिस गए। हड्डियां कैसे घिस गई, जितना भी उत्तेजक आहार खा रहे जो है, जंक फूड, माने अब फूड भी बोलना गलत बात है जंक को, तो ये जंक फूड के नाम पर ये जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिर ड्रिंक्स, ये ऊपर ड्रिंक ही ड्रिंक है, ये सारे ड्रिंक्स, इनमें उत्तेजक द्रव्य होते हैं, वो हमारे अंदर के कैल्शियम को बाहर बॉडी से निकाल देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। जो भी हम खाने में कैल्शियम लेते हैं उसको वॉश आउट करके यूरिन से निकाल दिया, टॉयलेट से निकाल दिया, तो फिर अंदर हड्डियां कमजोर हो गई। आज लोगों की हड्डियां कमजोर है। अब हमारे को तो चोट भी लग जाए तो हमारा ये मांसपेशियां भी सह लेती हैं और हड्डियां भी सह लेती हैं, और हम तो 24 घंटे में रिपेयर कर लेते हैं। और ऐसी क्षमता सबके अंदर डेवलप हो
तो इसकी कोशिश आप रोजाना कर भी रहे हैं। इंडिया तो टीवी के गड़बड़ माध्यम से सुबह 7:56 पर आप रोजाना लोगों को बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को उस लेवल पर लाना है कि तमाम बीमारियों को हरा के रखा जाए, उनको घुटनों के बल रखा जाए। स्वामी जी देखिए, रोजाना जब कार्यक्रम को लेकर के जब रिसर्च की जाती तो ऐसा लग रहा होता है कि आपका काम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और जिम्मेदारी चुनौती बड़ी होती जा रही है, क्योंकि पहले 100 साल फिर 150 साल तक सोचा गया, अब उससे भी आगे जाने की नौबत ना आए, क्योंकि ये घुटनों खराब होने में सबसे बड़ा जो रोल है स्वामी जी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। और एक स्टडी ये बता रही है कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट की गिनती भारत में दुनिया के मुकाबले नंबर 1 हो जाएगी। ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है और इस बारे में योग के साथ साथ और क्या क्या सावधानी बरती जाए? तो देखो, एक तो मैंने बताया अपने हड्डियों को ठीक रखने के लिए, कार्टिलेज को ठीक रखने के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन है स्पिरुलिना, जो शैवाल से तैयार करते हैं। पानी के ऊपर एक हरा हरा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, गाय भैंसों को खिलाओ तो उससे दूध बढ़ जाता है, क्योंकि दूध का भी जो मूल स्रोत है वो प्रोटीन है। तो गाय भैंसों को तो आप वो शैवाल सीधी खिला देना, और आदमी को स्पिरुलिना सुबह शाम खा लेनी चाहिए। दाल में थोड़ा हींग का तड़का लगा करके, हमारे ये डांगी बैठे उनको हींग बड़ा पसंद है तो दाल में हींग का तड़का लगा के खाओ तो दाल डाइजेस्ट हो जाती है। और जैसे अपने इंडिया टीवी वाले अमित भाई है, उनको प्रोटीन बड़ा पसंद है, तो वो जो है हमारा न्यूट्रिला सोया चंक से ले आते हैं, तो उनको प्रोटीन का रिच सोर्स है दालें, प्रोटीन का रिच सोर्स है सोया, प्रोटीन का रिच सोर्स है दूध दही छाछ। बचपन से ही खाते रहो, होने के बाद तो दूध दही छाछ जो है ना, दूध तो ठीक है, दूध में हल्दी शिराजित लाक्षादी गूगल। और अब जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द हो जाता है तो वो तो ये मंडू का आसन भी नहीं कर पाते, घुटने मोड़ ही नहीं पाते, तो उनको तो सुखासन में आगे झुकाना पड़ता है। तो एक तो प्रोटीन की कमी के लिए दाल, सोया, दूध, दही, छाछ का प्रयोग, और मिलेट्स लें, सबसे अच्छा मिलेट्स। केवल गेहूं, केवल चावल, इसने दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसलिए मैं कहता हूं, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो इसलिए जो है, ये हमारी जो बेटी आप देख रहे हैं बाईं तरफ, बहन पूजा, जिसने 97 से 47 वेट किया है। अब देखो, कोई कह नहीं सकता कि एक वो भी जमाना था जब बोरी की तरह वजन भरा हुआ था, अब पूरा खाली कर दिया इसने बहुत बड़ी बात है। 97 से 47, और ये मेंटेन किया हुआ 20 साल से। एक तो हमारी इंडिया टीवी वाली पूजा है, दूसरी इधर ही पूजा है। पूजा मतलब पूजा पाठ नहीं है, पूजा नाम है इसका अच्छा स्वामी जी, है कि आशीष जो है, इसका आशीष पाने के लिए रोज इनकी पूजा करता है, वो एक उसका व्यक्तिगत विषय है, उस पर हम नहीं जाते जी। तो ये मंडू का आसन। तो मैं कह रहा था आपसे, हम प्रोटीन, राइट प्रोटीन लेकर के कार्टिलेज को बचाएं, और हड्डियों के लिए एक तो धूप में बैठा करें, दूध दही छाछ का सेवन क्या करें, मिलेट्स दोनों चीजों को ठीक कर देते हैं। उनमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, प्रॉपर मात्रा में उनके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होती। थोड़ा सा तेल, फ्लैक्सीड आदि भी किसी न किसी रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो फिर उसके अंदर हमारा कोलेजन से लेकर के और ओमेगा आदि सब कुछ। ये कुपोषण की बीमारी है, ये कुपोषण है एक तरह का ना, हड्डियों का और कार्टिलेज का। उसी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हड्डियां कमजोर हो रही शुरू हुई, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। अंदर से हड्डियां खोखली हो रही हैं। इसके लिए मैंने बोला था, दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले और लाक्षादी गूगल ले ले, हड्डियां ऐसे फौलादी हो जाएंगी। जीते जी तो खराब होंगी नहीं, शमशान में भी जलाने के लिए डबल लकड़ी लगेगी। सुन लो मेरे भाई हुसैन ये नहीं होना चाहिए स्वामी जी, लकड़ियां इतनी जो है कहां से लाई जाएंगी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और बड़ी जरूरी है। समाज में हमारे कुछ लोगों की प्रजाति ऐसी कि उनको जरा सा दर्द हुआ, जरा सी तकलीफ हुई, फौरन पहुंचे और इलाज और तमाम तरह की दवाएं और तमाम तरह के चेकअप हो गए। लेकिन स्वामी जी, एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया,
घुटने में दर्द हो रहा है लेकिन चल रहे हैं हाँ। और काम कर रहे हैं, तो वो लेवल कैसे पहचाना जाए कि घुटने की तकलीफ अब जो है इससे आगे बर्दाश्त की तो फिर चलना फिरना बंद हो जाएगा? ये जो थिन सी लाइन है इसको कैसे पता फिर किया जाए? ये खतरा हो जाएगा। ये खाली अर्थराइटिस के बारे में, घुटने के दर्द के बारे में, फिर क्या होता है, फिर बाद में घुटना चेंज करो बोला, अब तो एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे हैं और फिर इतने घिस जाते हैं, उनका जब एक्सरे करके देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो पूरी तबाही हो रखी है, एकदम ऐसे जैसे कोई किसी का आंधी तूफान में बरसात में मकान सा ढह गया हो, तो ऐसे भीतर से तबाही का मंजर होता है। तो खैर ये तो सहज अभ्यास हम रोज ही करवाते हैं, 2 से लेकर के 10 आसन। तो जानने का एक तरीका सिर्फ एक्सरे है स्वामी जी? बताया एक्सरे के जरिए ही पता चलेगा या और कोई तरीका? एक तो एक्सरे है और दूसरा ना, जब एक फिजिकल एक्सपीरियंस भी होता है, आपस में जब हड्डियां घिसती है ना, तो हाथों से, पैरों से, घुटने से कट कट की आवाज आती है, तो रगड़ होती है। तो ये जो अंदर से खटपट की आवाज आए तो समझ लेना कि कार्टिलेज घिसने शुरू हो चुकी है। आप रिपेयर कर सकते हो उसको, हमने रिपेयर करके दिखाया पीडानिल गोल्ड से, ऑर्थोग्रिड से। लेकिन लोग ना इतने अजागरूक हैं, जो आपने कहा ना, वो अर्थराइटिस से कंप्रोमाइज नहीं करते। मोटे भी हो गए तो बोले चल तो मेरा ही है, रहे मेरे साथ ही, कहीं बाहर से थोड़ी आया है, मेरे भीतर ही पैदा हुआ है। तो आदमी मोटापे से, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, बीपी से कंप्रोमाइज जरूर करना चाहिए विवाहित लोगों के लिए, अब मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। तो बीबी से कंप्रोमाइज करो, बीपी से, शुगर से, बीमारियों से, मोटापा से, अर्थराइटिस से, अस्थमा से, वात पित्त कफ से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो डिजीज है, डेफिशिएंसीज हैं, रोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं, वहां समझौता नहीं। लाइफ चलती है कंप्रोमाइज से, लाइफ बोला मेरा, ये हंस रहा है, ये सोच रहा वाइफ चलती है कंप्रोमाइज। अच्छा वो भी ऐसी चलती है, वो कभी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद हो गया था। खैर, तो बीमारियों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। कंप्रोमाइज परिवार में करो, कंप्रोमाइज मीन्स आपस में जो व्यवहार है वो तो कंप्रोमाइज से चलता है। हाँ, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होनी चाहिए अपने कार्य के प्रति। हाँ खैर, स्वामी जी देखिए, आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से पता लग जाता है। स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि घुटने का और अंदर से दर्द हो तो समझ लेना। हाँ, घुटने को रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन बावजूद उसके घुटने का ऑपरेशन रोजाना होता है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं स्वामी जी जिनको तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, और ऐसी नौबत ना आ जाए कि सर्जरी करवानी पड़े, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? घुटना मोड़ने तक जिन लोगों का मुश्किल हो जाता है। देखो मैं 2 चीजें बताता हूं। हाँ, तो ये घुटनों की सर्जरी, फिर कमर की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, सबसे ज्यादा घुटने की, फिर उसके बाद कमर की, और एएनए एवीएन हो रहा है, अंदर से हड्डियां खोखली हो रही हैं, तो फिर एवीएन एएनए होने पर ये हिप बोल भी जो है रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अगला क्या है, 5 साल बाद फिर घिस जाएगा जो लगाया वो, तो फिर कहां जाओगे? 5 साल बाद जो हार्ट में वाल लगाते हैं, वो क्या नाम है, अंदर स्प्रिंग डालते हैं, उसको स्टंट डालते हैं, वो तो 5 साल बाद दोबारा से ब्लॉकेज हो जाती है, 5 साल बाद दोबारा घुटना वैसे ही हो जाता है, 5 साल बाद वो हिप बोल जो डाली थी वो भी घिस जाती है और दूसरे हड्डी को और घिसा देती है, तब कहां जाओगे? तो ये जो एंजियोप्लास्टी है, जो अंदर स्प्रिंग डाल रहे हैं, ये अंदर जो बाहर से बाहर का नकली जो हड्डी डाल करके ये स्टील की और दूसरे कई मटेरियल आ गए, अब तो सिंथेटिक सब घुटने लगा देते हैं। सिंथेटिक सारे स्टील से लेकर के अलग अलग प्रकार की धातुएं, मेटल्स, उनको अंदर से डाल देते हैं। एंटीबॉडी को बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसके साथ बॉडी रिएक्ट करती है, और 99% लोग घुटनों का ऑपरेशन करा करके थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, बाद में फिर वही हालत और खराब हो जाते हैं। तो घिसे हुए कार्टिलेज को, घिसी हुई हड्डी को रिपेयर करना ही एकमात्र उसका सॉल्यूशन है जी। और उसके लिए मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक तो जो हम आसन बता रहे हैं तो कर ही ले। रीढ़ की हड्डी के लिए और बताने पड़ेंगे। अब रीढ़ की हड्डी के तो 33 के 33 वर्टिब्राज घिस गए। अब देखो कहते हैं इसके वर्टिब्राज घिस गए, इसके तो अंदर के फ्यूज हो गए सारे वर्टिब्राज, इसके तो मणके फ्यूज हो गए, इसके तो घुटने फ्यूज हो गए।
कुछ कहते हैं घुटने में ग्रीस कम हो गया, इन्फ्लेमेशन आ गया। अब उसके लिए क्या करें? तो इसमें 3-4 तरह के उपद्रव करते हैं। कुछ लोग इसमें से जो पानी आदि भर जाता है, इसी से पानी निकाल देते हैं, इसको शक कर लेते हैं। अरे इन्फ्लेमेशन ठीक करो ना। तो ये अंदर का इन्फ्लेमेशन ठीक होता है दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल से, और मैंने बोला पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड से, चंद्रप्रभावटी और योगराज, महायोगराज गुग्गल से। अब ज्यादा ही जोड़ों में भी दर्द है, उस साथ में स्किन की भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको कैशोर गुग्गल देते हैं। तो गुग्गल अंदर के गुग्गल जो है ना, और गोंद। अब गोंद और गुग्गल का कैसे सेवन करना है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो गोंद थोड़ा सा घी में भून लेते हैं। जाओ जी बोरा जी, बैठो, लगो इसी में लगो। एक जो है गिलहरी के साथ दोस्ती हुई, दूसरा मेहमान गया तो उसने 100 तरह के फल खिलाए। गिरगिट के साथ एक की दोस्ती हुई, उसके पास गया तो उसने सोचा यहां भी कुछ दावत मिलेगी। वो जो है एक सूखा दरखत, उससे इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ लगा रहे। तो बोले भाई कुछ खिला पी। बोले यहाँ तो सूखे सड़ के हैं भाई। तो लंबे लंबे श्वास लो, तो जो भी हमारी शरण में आएगा पहले सूखे सड़ के देंगे हम। तो एक बार ऐसे पूरा जोर से घुमा दो ऐसे, ये तो गोंद को घी में थोड़ा भून लो, उसको बाद में आप गर्म पानी में डालो, और थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा उसमें हनी, गुड़ शक्कर मिला के, और ये सब हड्डियां ऐसे मजबूत हो जाती हैं। इसलिए हमारे राजस्थान में 100 साल तक आप एकदम, लोक भाषा में बोलते हैं एकदम बुढ़ा बड़ा टरड़ है, माने 100 साल तक घूम रहे खेतों में, टीलों में, ऊपर नीचे हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको बेरा ही नहीं, पता ही नहीं कि ये घुटनों का ऑपरेशन भी होता है मजबूत। एक मैं आपको एक दिन पहले भी बताया था, जैसलमेर बाड़मेर में एक बार मैं चला गया टीलों में, वहां एक बुढ़ा घूम रहा। मैंने कहा बाबा उम्र कितनी? बोले 100 ही साल के हुए अभी अब हरता। तो फिर मैंने कहा ये दांत नकली है कि असली? बोला अंगुली देख के टेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा कौन सा दातुन करते हो? बोले दातुन किया हुआ है। मैंने कहा दातुन कभी की नहीं। बोले शेरों को मुंह किसने धोयो? मैंने कहा ठीक है बाबा तू मस्त है। तो उनके दांत की हड्डी, आजकल दांत का वो सब दांत में भी जो है ना छेद हो रहे लोगों को, बोलते इसका एनिमल घिस गया, इसमें वो कैविटी आ गई फालतू में। और इधर कैविटी आ रही है, ये भी कैल्शियम की कमी से। इधर भी गोटे घुस रहे हैं, ये भी कैल्शियम की, प्रोटीन की कमी से। तो अपना भाई बाजरा खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, जवार बाजरा रागी, दूध पीते हैं, मस्त रहते हैं हड्डियां 100 साल तक। तो ये जो हम खुरापात करते हैं ना अपने घुटने चेंज करवा करके, इसकी जरूरत नहीं है। तो आज बताया स्पिरुलिना, प्रोटीन के लिए जितने भी सोर्स बताए उनका सेवन करें। और ये जो उपाय हमने बताया इनका, एलोवेरा, गिलोय, वापस कहूंगा पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, तो जी स्वामी जी, और थोड़ा उपवास कर लिया करें सप्ताह में एक बार, उससे पूरा अंदर का हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बरकरार रहेगा। जी ज्योत्सना जी, स्वामी जी क्योंकि तो कहीं समाधि में पहुंच गई। नहीं, मैं तो आपके साथ योग कर रही थी। और जैसा कि आप ही ने कहा, बीमारियों को वक्त रहने से पहले पहचानें, उन्हें पाले नहीं और जड़ से खत्म करें। आपने कैल्शियम का जिक्र किया। महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है और यही कारण है कि भारत में आर्थराइटिस के शिकार महिलाएं ज्यादा हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या टिप्स देंगे कि आर्थराइटिस से वो बचें और वो टिप्स उनके काम आए? और साथ ही ये भी समझाइए स्वामी जी कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा क्यों होती है? देखो यहाँ जो मेरे साथ महिलाएं हैं, अब इसमें तो कमी है नहीं, पूजा में तो, अल्पना में तो कमी है नहीं, उसमें तो अल्पता है नहीं। चलो उल्टे लेटो। अब डांगी जी अपना जाने, लंबे लंबे श्वास। क्यों? क्योंकि जो योग करते हैं उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं रहती। तो एक तो महिलाएं जो धूप में यहाँ पर ना ढक करके रखते हैं सब। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि कच्छा पहन के घूमो लेकिन जो है थोड़ा सा धूप का, सन का एक्सपोजर लेना चाहिए। अब वो किस तरह से लेना है उसकी एक व्यवस्था बना ले। सन का एक्सपोजर कम होने से विटामिन डी, और फिर मिलेट्स आदि नहीं खाते, ऐसे ट्रेडिशनली जो कुछ घर में बन रहा है, दाल चावल और गेहूं आदि, उसी से
मिलेट्स का सेवन कम करते हैं, तो सन का एक्सपोजर कम होने से, मिलेट्स का सेवन कम करने से, और दूध कम पीती है लेडीज। ये बात तो मैं सही कह रहा हूं ना? लेडीज दूध कम पीती है और उससे भी फिर वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर थायराइड की भी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, फिर लेडीज को थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस और कई बार पीरियड आदि की दिक्कत होने से उसका भी असर फिर हड्डियों पर आता है। तो कई कारण एक साथ मैंने बताए, इसके कारण से हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो एक तो ये भुजंग आसन रोज करें लेडीज, धूप का थोड़ा एक्सपोजर लें, मिलेट्स का सेवन करें, और ज्यादा खट्टी चीजें, हाँ ये भी तो है, लेडीज को खटाई कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। कच्चा आम खा जाती को तो ऐसे ही पकड़ के चरड़ चरड़ चबा जाती है पूरी। तो खटाई कम खाना, खटाई में से बात खटाई में पड़ जाएगी फिर, ठीक है ना? अल्पना तुम तो नहीं खाती हो ना ज्यादा खटाई? खाती है। हाँ, ये इसने बंद कर रखा है, ये तो मुझे 100% फॉलो करती है पूजा, तो इसने तो, लेकिन जो है थोड़ी बहुत खटाई ठीक है, अति सर्वत्र वर्जित। तो ये चीजें कहें जिनके कारण से लेडीज के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है। तो थायराइड के लिए तो सर्वांगासन, हलासन करें, सिंहासन करें। और ये अब ये तो एकदम से कर दिया पूजा जी ने भी, डागी जी भी तो पिछले अब 20-25 सालों से कर रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट किया भाई। 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद इनाम देना पड़ेगा सबको। सर्वांगासन, हलासन, ऐसे। अब कुछ तो उथल पुथल ही मच जाती है, लुढ़क जाते हैं दाएं बाएं। तो सर्वांगासन, हलासन, मरकट आसन। तो लेडीज जब ये अभ्यास करेंगी, देखो ये मरकट आसन करना, चलो ऐसे। और लेडीज को खट्टाई ज्यादा नहीं खानी चाहिए, दूध दही आदि का सेवन करना चाहिए, और चाय कॉफी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अब ये लेडीज जो है ना, घर में कोई मेहमान आए, चाय बच गई तो बोलो क्या बाहर फेंकेंगे, बोलो अंदर स्वाहा। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए लेडीज को। तो वो इससे बचेंगे तो फिर 100 साल तक टनाटन रहेंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे ऐसे। तो ये चलिए, कैल्शियम जो है महिलाओं के साथ भेदभाव ना करें, दर्द ना, उसके लिए थोड़ा सा कैल्शियम को भी समझा दीजिएगा। कैल्शियम की जो गोली खाते हैं ना, सिंथेटिक कैल्शियम, वो ठीक नहीं रहता, नेचुरल कैल्शियम लेना चाहिए। मैं एक बात और जोड़ना चाह रही थी हुसैन, और दूध में हल्दी शिलाजित लाख शादी को कर। स्वामी जी, ये तो महिलाओं को समझना होगा कि अगर वो अपनी सेहत को नजरअंदाज करेंगी तो परिवार की सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। महिला घर की जितनी हेल्दी और जितनी बीमारियों से मुक्त होगी, उतना ही अच्छा और हेल्दी परिवार भी होगा। तो ये भी महिलाओं को समझा दीजिए कि वो अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अरे सब महिलाओं के ऊपर तो पीहर की, ससुराल की, पति की, सास ससुर की, बच्चों की, फिर मेहमानों की, सारे परिवार की, और जो हस्बैंड के दोस्त होते हैं, सारे संसार की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। ये पति पैसा कमाने के अलावा किसी काम के नहीं होते। इसलिए पति उससे पैसा ले लो और अपना परिवार अच्छे से चलाना बहनों का ही काम। पै माने पति, पै माने पैसा। तो बस ये एक ही काम के हैं ये पति। बाकी पति बड़े खड़ूस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं ऐसे हंसी मजाक में बोल रहा हूँ। तो दोनों मिलकर के घर चलाते हैं, तो हंसी मजाक अलग बात रहती है। नहीं स्वामी जी, अखिल भारतीय पति समाज जो है आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। परिवार का अखिल भारतीय पति समाज। अरे कुछ तो पीड़ित पति भी होते हैं। हाँ, पत्नियां 99% अच्छी होती है, लेकिन पत्नियों से पीड़ित पति भी होते हैं। वो बेचारे कभी कभी अपना दर्द मुझसे कहते हैं, बाबा जी कभी तो हमारे बारे में भी बोला करो। मैंने कहा भाई मुझे जूते नहीं पड़वाते। ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन ये बात सही है कि महिलाओं पर बहुत जिम्मेदारी होती है। वो यदि सुबह सुबह योग करेंगे पूजा की तरह, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारियां निभा लेंगी और अपने पति को भी फिर वो सही रास्ते पर चला लेंगी पूरे। और ये सच्ची बात है, महिलाएं ना बहुत सहिष्णु होती हैं और बहुत संवेदनशील होती हैं। कोई दो राय नहीं स्वामी जी, भी उसमें थोड़ा हाँ, माँ बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और पति को घर में घर की महिला का हाथ बटाना चाहिए, इससे उनके पतित्व में कोई कमी नहीं आएगी। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। यूरिक एसिड भी एक बड़ी परेशानी है हड्डियों के लिए। यूरिक एसिड बढ़ने से हड्डियों में दर्द होता है, तो कैसे पता चलेगा कि दर्द जो हो रहा है हड्डियों में वो आर्थराइटिस की वजह से है या फिर यूरिक एसिड बढ़ गया है? साथ ही साथ यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए फिर उपाय क्या है वो भी तो बता देखो, तो यूरिक एसिड कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, गोखरू का पानी पियो। आजकल तो हमने गोखरू की गोली ही बना दी है, तो गोखरू की गोली सब इजीली खा सकते हैं। ट्राई घनवटी और चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गूगल। हमारा साइंटिस्ट जो है ना, जो रोज नए नए रिसर्च करता है, उसका ही एक बार यूरिक एसिड बढ़ गया तो बोले बाबू जी हमारे यहाँ तो एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करो, चंद्र प्रभा गोक्षरादि 1 सप्ताह खा लो, गोखरू का पानी पी लो। 1 सप्ताह बाद उसने टेस्ट कराया, बोले स्वामी जी तो सीधा 11 से 5 पर आ गया। तो ये 7 से ऊपर जाते ही ना यूरिक एसिड ये पेन करने लगता है। ये छोटी सी चीज बढ़ गई, सारे पैरामीटर नॉर्मल, खाली यूरिक एसिड बढ़ गया। आर फैक्टर तो इन्फ्लेमेशन से बढ़ता है, फिर सीआरपी, एन, एवीएन, ये ऑटोमेन डिजीज है। ये जो है बढ़ते हैं पूरी गलत दिनचर्या से। हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है ना, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार जिनका अपने आहार व्यवस्था नहीं होती, तो उससे भी जो है ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम और ये सारे यूरिक एसिड आदि बढ़ते हैं। तो यूरिक एसिड वाले एक तो नींबू ना खाएं। आजकल मोटापा कम करने के चक्कर में, एजिंग के चक्कर में, कि जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब एंटी एजिंग होती हैं, तो एक ने आंवले खाने शुरू कर दिए भर भर के, और संतरा, फिर अनानास, और थोड़े दिन में फिर आर्थराइटिस से जकड़ के मेरे पास आया। मैंने कहा तूने बुरा हाल क्यों किया? बड़ी जी मैंने सुना था, पहले तो एक भाई एक बहन दोनों को देखा मैंने, पहले तो मोटा था, तो एक बहन तो दुबई से आई, पूरी आर्थराइटिस से जकड़ी हुई। मैंने बोली जी मैं पहले 1 क्विंटल की हो गई थी, तो सिट्रिक फ्रूट्स आदि खा करके वेट तो कम हो गया, लेकिन पूरा जकड़ गया। तो ये तो 97 से 47 की पूजा बैठी, ये तो नहीं जकड़ी, क्योंकि उसने ये सब उपद्रव नहीं किया। अति सर्वत्र वर्जित। तो ये जो ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं, ये बात सही है, आंवला है, नींबू है, संतरा है। एक दिन मैंने हेमा मालिनी का फोन आया, मैंने कहा क्या खा रही है? बोले मैं रोज संतरा खाती हूँ। मैंने कहा संतरा थोड़े थोड़े खाना तो संग तरेगी, नहीं तो ये भी कार्टिलेज को खिंचाते हैं। तो बोला हाँ थोड़ा दर्द तो हो गया। मैंने कहा कम खाया करो। तो संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला कम खाना चाहिए। आर्थराइटिस होने पर तो हम बंद ही कर देते हैं इनको। तो ये एक बड़ा कारण बन जाता है, हम ज्यादा, और वैसे भी खट्टी चीजें कुछ ज्यादा ही खाते हैं आजकल लोग, उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और जो उपाय मैंने बताया, गोखरू, ट्राइगन, कोरीगन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, इसका सेवन करें, पानी ठीक ठीक मात्रा में पिए, तो यूरिक एसिड कतई नहीं बढ़ेगा। और कपालभाति जरूर करें मेरे भाई। बस स्वामी जी उसी पर ला रहा था आपको कि आर्थराइटिस के जो मरीज हैं, प्राणायाम उनके लिए कितना कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम गठिया के दर्द में लोगों को आराम दे सकते हैं। एक सेशन आप करवाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लंबा श्वास लेने से लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा श्वास लें तो आपके सेल्स में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, चाहे वो कार्टिलेज वाले सेल्स हैं, चाहे बोन्स के सेल्स हैं। और बोन के अंदर ही ब्लड बनता है, बोन मेरो के अंदर ही प्लेटलेट्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं, उससे फिर, और उसमें ब्लड के अंदर ही फिर सारे शरीर के पोषक तत्व, वो ब्लड ही पूरे शरीर में पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो भस्त्रिका करने से सैकड़ों रोग मिटते हैं। 1 ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप सैकड़ों प्रकार का बेनिफिट एक साथ पाते हैं। एक तो लंबे सांस ऐसे लेना, और जो लंबे ले सकें। और भाई जिनका हमारी तरह से अभ्यास हो गया है तो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं।
लेकिन जिनका बीपी हाई हो, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम हो, पहले से ही कमर का कबाड़ा हो रखा हो, तो धीरे धीरे कर लेना। कभी उथल पुथल मच जाए, बोले बाबा ने कहा था जोर जोर से पूरा आंधी तूफान की तरह करना, और पता लगा वो आंधी तूफान में खुद ही बह गए। आराम आराम से, सामान्य मध्यम तीव्र गति से भस्त्रिका। एक, ये ओबेसिटी के लिए, ये डायबिटीज के लिए, ये कैंसर के लिए, ये सारे सब प्रकार के अर्थराइटिस के लिए। दूसरा, कपालभाति, देखो ऐसे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, अष्टचक्र नवद्वारों को, 72 लाख से नाड़ियों को, 37 सेल्स को एनर्जाइज कर देता है, चार्ज, लिवर को, किडनी को, स्प्लीन को। देखो सारा शरीर में जो पोषण है ना, चाहे विटामिन डी है, B12 है, कैल्शियम है, आयरन है, ओमेगा है, जितने भी शरीर के पोषक तत्व हैं, शरीर के अलग अलग सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स को अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। ब्रेन को जो है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इनका बच्चा जो है दिव्य, वो घी नहीं खाता था। कल मैंने उसको भाषण दिया, अरे 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है वो गुड कोलेस्ट्रॉल से बनता है, घी से बनता है। घी नहीं खाएगा तो थोड़ी देर में अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन हो जाएगा। कल इसे घी खाना शुरू कर दिया। लेकिन स्वामी जी, आज का कार्यक्रम जिसने देख लिया, कम कर दे, घी जरूर खा। बिल्कुल बिल्कुल, आज का कार्यक्रम जिसने भी देखा है वो अपने घुटनों के दर्द से निजात पाएगा, और गठिया या फिर इससे जुड़ी और तमाम जो बीमारियां हैं उससे उसे मुक्ति मिलेगी। स्वामी जी, एक मुहिम जो हमने शुरू की है, घरों के जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं उसके फैक्ट चेक बताने की, उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। उम्र को लेकर युवाओं की गलत सोच कैसे कर रही है देश की सेहत कमजोर, कम उम्र में रोगों से हौसले डगमगाए, यंग इंडिया को कैसे फौलादी बनाए, मजबूत इरादे, काम में होगी धार, योग से युवा नहीं पड़ेंगे बीमार। तो आज तो युवाओं के घुटने मजबूत करवाए हैं, कल यूथ की कुछ और परेशानियों पर यौगिक स्ट्राइक करेंगे। वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, गठिया में सूजन अकड़न का जो दर्द होता है उसमें बहुत सारे लोग हीट थेरेपी करते हैं, जबकि दर्द होने के दौरान कोल्ड थेरेपी ज्यादा फायदेमंद बताई जाती है। जरा इसका फैक्ट चेक बताइए। हृदय से श्रद्धावान, दिमाग से प्रज्ञावान बनेगा, कल बताएंगे। आज का जो फैक्ट चेक है, कहीं चोट लग जाती है तो आदमी एकदम से गर्म सिकाई करता है। गर्म सिकाई करने से इन्फ्लेमेशन, दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। अंदर के कार्टिलेज, अंदर के मसल्स, अंदर की हड्डियां और कमजोर पड़ जाती है हीट से। तो क्या करना चाहिए, जब भी कोई दर्द हो जाए, कोई चोट लग जाए, अंदर से अर्थराइटिस परेशान कर रहा हो, तो उसको आइस से सिकाई करनी चाहिए, ना कि गर्म गर्म सिकाई। लेकिन एक बात और बोल देता हूं, आइस से सिकाई करने के बाद में फिर गर्म से भी करनी चाहिए। तो ये चोट लगने के बारे में भी बात लागू होती है और अर्थराइटिस में भी, पहले ठंडे से और फिर गर्म से। हॉट, कोल्ड एंड हॉट जो है पैक, ये एक फैक्ट चेक है। बाकी तो लोग तुरंत जो है केवल गर्म गर्म से जो सिकाई करते हैं, उससे अर्थराइटिस, दर्द और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कल फिर भारत को पूरा जवान बनाएंगे, भारत को महान बनाएंगे, इतना बलवान बनाएंगे कि बीमारियां दूर से ही भाग जाए, क्योंकि कमजोर आदमी के अंदर ही सारी बीमारियां घर करती हैं। बहुत बहुत प्रणाम। बोल भारत माता की जय। शुक्रिया बहुत स्वामी बहुत जी, शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम।